रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों वक्त हो चला है कार्यक्रम मन की आंखों से। शनिवार का शाम हो चुका है, रेडियो मधुबन की घड़ी पे बज चुके हैं 8 और हमारे साथ एक नए साथी जुड़े हुए हैं अपनी जीवन कहानी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। हम हर बार एक नए साथी से रूबरू होते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। वैसे हम सभी को कहानियां सुनना बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अगर वही एक रियल लाइफ हीरो अपनी कहानी सुनाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। पढ़ना और सुनना दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में एक अलग प्रकार की रुचि होती है। तो चलिए आज की हमारी जो साथी है मन की आंखों से में कामाक्षी जैन जी, आप उदयपुर से हैं और एज ए प्रोफेशन वो फिजियोथेरेपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं। कामाक्षी जी, आपको रेडियो मधुबन में मन की आंखों कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मौका दिया कि यहाँ पे मेरी जीवन कहानी सुनाने का, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अभी। कामाक्षी जी, आपका लाइफ कैसे चल रहा है? फिजियोथेरेपी वैसे तो आपको पेशेंट्स को डील करना होता है, लेकिन कोविड की टाइम पे तो किसी से भी कांटेक्ट में आना और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बंद हो चुके थे, तो आप कैसे अपना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? जैसे मेरा क्या है, जो क्लिनिक है ना उसमें मतलब स्पेस हॉल जो है ना वो बहुत बड़ा है ना। उसमें 4 बेड रखे हुए हैं, वो बहुत दूर दूर है, मतलब बहुत दूर दूर डिस्टेंस के साथ है। और हम जैसे कि मास्क के बिना किसी को एंटर नहीं होने देते हैं हमारे क्लिनिक में। और जैसे कोई एंटर हुआ तो सैनिटाइजर वहाँ पे रखा हुआ है, तो सैनिटाइज करके ही एंटर हो। और दूसरी चीज, मैं जिन पेशेंट को देखती हूँ मैं अपना ही अलग से एक ड्रेस पहन के रखती हूँ, जैसे एप्रन वगैरह है तो वो मैं पहन के रखती हूँ और पेशेंट के साथ मतलब एक्सरसाइज कराती हूँ पेशेंट को। तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे, तो ना ही पेशेंट को आई है। बहुत अच्छी बात है। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में भी कर पाए आप ये सब चीजें? हाँ बिल्कुल, मेरा तो जैसे 22 मार्च 2020 से हुआ है ना लॉकडाउन, तो मेरा तब भी काम चालू ही था। विजिट वगैरह हर चीज मेरा तो चालू ही था। बहुत अच्छी बात है। कामाक्षी जी, जैसे आप एक दृष्टिबाधित है, आपको ये बचपन से था या फिर बीच में हुआ है? इसमें तो मतलब मेरे पेरेंट्स तो ऐसा बताते हैं कि बाद में हुआ है, बट डॉक्टर का कहना है कि ये तो बाय बर्थ है। क्योंकि जैसे एक हेरिडिटी भी है ना मेरी फैमिली में, जैसे मम्मी की फैमिली है ना उसमें पूरे की 7 लोग हैं, मुझे जोड़ के 7 लोग और भी हैं ऐसा। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये हेरिडिटी है। और मम्मी इन लोग को पता चला था कि जब मैं 2.5 साल की हो गई थी तभी उनको ऐसा लगा था कि ये मतलब इसको दिख नहीं रहा है। जैसे कहीं शादी में लेके गए थे तभी कोई बुला रहा था या फिर कोई खिलौना सामने ही रखा हुआ था तो नहीं दिखा, तब से उनको पता लगा कि मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा, ये हुआ है। तो इसको कोई नाम है? हाँ, आरपी बोलते हैं, रेटिनल पिगमेंटोसा, ऐसा एक प्रॉब्लम आता है। जैसे रेटिना होता है ना हमारा, मतलब कॉर्निया के पीछे रेटिना जो होता है ना, उस पे ही इमेज बनती है ना, वो रेटिना ही खराब है। ओके, तो मतलब इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बार डॉक्टर यही बताते हैं कि हाँ रिसर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, पर अभी तक रिसर्च पूरा हुआ ही नहीं है। जी नहीं, हर चीज का एक वक्त रहता है। खैर, मेडिकल प्रोफेशन की बातें तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा कामाक्षी जी, फिर आपने पढ़ाई कैसे की है? जैसे पता लगा ना ब्लाइंड हूँ मैं ऐसा, तो मैं मतलब जलारा की हूँ बेसिकली। जलारा मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सलूमर है तहसील, वहाँ पे जलारा आता है, ठीक है।
तो वहाँ की हूँ, वो तो गांव है, छोटा गांव है। उस गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे मेरे पापा को लगता था कि इसको यहाँ पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ही चलती थी, प्राइवेट तो चलती ही नहीं थी, है ना। तो पापा ने सोचा कि हम क्यों ना एक टाउन में जाके और इसका पढ़ाई वगैरह और मैं अपना बिजनेस कर लूँ ऐसा। जी। तो फिर हम पापा आसपुर में शिफ्ट हो गए। ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है आसपुर, है ना जी। तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे पापा ने बिजनेस किया और एक प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ाने के लिए भेजा। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी कि इसको दिखता नहीं है बट इसकी पढ़ाई प्रॉपर होनी चाहिए, इसको सारी चीजें सिखाना चाहिए प्रॉपर ऐसा। तो 5th तक वहाँ पे पढ़ाया मुझे। तो स्कूल वालों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, मुझे हर चीज हाथ पकड़ के लिखना सिखाया और जैसे ड्रॉ करके नहीं बताते हैं हाथ पकड़ के जी, वो सारी चीजें वैसे ही मुझे सिखाया। 5th तक वहाँ पढ़ी मैं। फिर 6th से गवर्नमेंट स्कूल में। अब वहाँ जाके भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि गवर्नमेंट स्कूल में हाँ इसको दिखता नहीं है तो हमारे स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते, इसको कहीं और पढ़ाओ, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, परमिशन लाओ, ऐसा ऐसा, है ना। तो पापा फिर मतलब जो कलेक्टर हैं उनसे पहचान वगैरह करके और उनसे प्रिंसिपल से बात कराई, स्कूल के प्रिंसिपल से जी। फिर एडमिशन दिया वहाँ पे 6 में। तो जब एडमिशन दे रहे थे तभी भी वो मैम बोलती है कि कहाँ तक पढ़ोगे, हम तो सिर्फ 10th तक ही पढ़ाएंगे आपको, आगे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है 10th तक तो पढ़ाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो फिर आप जी बोलिए। फिर मैं 12th तक तो वही जैसे फिर समय तो बोर्ड नहीं, 10th और 12th तो बोर्ड होता था ना, 12th तक तो उसी स्कूल में पढ़ी मैं। अब बोर्ड का एग्जाम था, उसमें भी तकलीफें आई। पापा अजमेर जाके मतलब परमिशन लेके आए एग्जाम में बैठने की, ऐसा सब कुछ हुआ। 12th हो गई। फिर तो आपको ब्रेल भी सिखाया था या फिर ऐसे ही नॉर्मली? नहीं, मैं साइटेड स्कूल से पढ़ी हूँ, सुन के। मेरे साथ में मेरी सिस्टर पढ़ती थी, 10th तक तो मेरी सिस्टर पढ़ती थी और फिर वो भी मेरे साथ पढ़ती थी और मम्मी भी मुझे पढ़ के सुनाती थी क्वेश्चन आंसर जी। और फिर 12th 11th 12th मैंने सोचा मुझे पढ़ना ही नहीं, अब मेरी सिस्टर भी तो कॉमर्स में चली गई थी ना इसके लिए। तो मेरी फ्रेंड थी एक, स्कूल की फ्रेंड थी मेरी, वो बोलती है कि नहीं ये नहीं पढ़ेगी तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी, ऐसा करके। और उसने मेरे साथ मतलब 11th 12th दोनों भी पढ़ी हो। ये हुआ। तो फिर वो पढ़ के सुनाती तो फिर आप पढ़ते थे? वो पढ़ के सुनाती थी और मैं याद रखती थी। और जो स्कूल में पढ़ाते थे वो तो मैं मतलब वो तो याद रखती थी ना, मतलब ध्यान वहाँ पे ही रखती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतना सब कुछ और कोई पढ़ के सुनाने वाला नहीं है। और मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी चीजें जी, क्योंकि मुझे तब तक तो यही लगता था कि मतलब पूरी दुनिया में मैं अकेली एक ब्लाइंड हूँ लड़की। अच्छा। हाँ, मुझे तब तक तो वही लगता था। बाकी मेरी मौसी वगैरह जो है ना, मामा वगैरह, वो सब ब्लाइंड है। तो वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये तो अभी बूढ़े हो गए ना, बूढ़े हैं तो इनको नहीं दिखता है ऐसा। और बच्चों में तो मैं अकेली हूँ, कोई नहीं धरती पे, ऐसा मुझे लगता था तब तक तो फिर आप जैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे, टीचर्स तो एडमिशन देने के लिए स्कूल वाले इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो फिर साथ के जो फ्रेंड्स होते थे वो कैसे व्यवहार करते थे, आपको पढ़ने देते थे? तो मतलब वो सब तो इग्नोर ही करते थे। जैसे एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते थे, 40 समथिंग तो होते ही थे ना। तो अब उन 40-50 में से सिर्फ 5-6 मेरे फ्रेंड हुआ करते थे। बाकी सब कोई देख के हंसता, कोई इग्नोर करता, अरे इसको दिखता नहीं है, इससे कौन बात करे, और कोई देख के अरे इसको दिखता नहीं है ये वो। और सिर्फ 5-6 लोग ऐसे होते थे जो मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर देते थे। और स्कूल में मतलब टीचर्स में भी ऐसा ही होता था। कुछ टीचर ऐसा सोचते थे कि ये तो मतलब जैसे मैं 6th और 7th में थी ना, तभी तो एक मैम थी, वो तो ऐसे ही बोलती थी तू पढ़ के करती क्यों पढ़ती है, तू कर भी क्या लेगी पढ़ के, ऐसा। तो फिर वो क्या है कि मतलब हम तो बच्चे थे तभी तो पता नहीं चलता था ना जी, तो ऐसा ही लगता था कि मतलब एक डीमोटिवेशन बहुत रहता, डीमोटिवेशन। हाँ,
और उसके अलावा 2-3 टीचर इतने अच्छे हुआ करते थे ना कि नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है, तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम पढ़ो। और मुझ में तो देखो ऐसा अपने में तो होता ही है ना, कुछ के कोई कुछ कह दे, मतलब कभी तो ऐसा ही होता है कि नहीं उनको कुछ कर दिखाना है। ये वाली चीजें मेरे में बहुत ज्यादा है कि कोई मुझे ऐसा कह दे कि तू ये नहीं कर सकती है, मतलब वो तो मुझे करना ही होता है, ये है। तो उस समय मैं मतलब 6, 7, 8 में क्लास में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बच्चों से आगे थी। अच्छा, फर्स्ट तो नहीं थी बट बहुत बच्चों से आगे ही थी, ऐसा। जी। अच्छा कामाक्षी जी, वैसे नॉर्मल में भी जब लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के बाद भी उसको याद करना पड़ता है। आप तो एक बार सुन के इतना याद कर लेते थे, भूल नहीं जाते थे? नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे ये पता था ना, मेरे माइंड में ये चीज फिक्स थी कि ना अब मुझे दूसरी बार कोई सुनाने वाला है नहीं। मुझे जो सुना रहे हैं वो बड़ी मेहनत से सुना रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो बुक में पढ़ लेते ना, मैं तो पढ़ भी नहीं सकती थी जी। और जैसे पढ़ाते भी थे ना मम्मी वगैरह, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उन्होंने भी कभी ऐसा देखा नहीं था, फिर भी इतना मुझे कोऑपरेट किया, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। जी। तो कैसा कि मम्मी जैसे पढ़ाती थी, कभी कभी मम्मी एक तो घर का पूरा काम करती थी और शॉप पे भी होती थी, शॉप भी संभालती थी, क्योंकि पापा बाहर जाते तो वो भी संभालना पड़ता था। जी। फिर मेरे एक छोटी बहन और भाई दोनों भी थे, उनको भी संभालना। फिर एक मुझे नहीं दिखता तो फिर मेरा भी तो बहुत सारी चीजें करनी होती थी ना, तो उनको भी कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे मुझे सारी चीजें पढ़ पढ़ के सुनानी पड़ती है, थोड़ा वो भी कभी कभी चिढ़ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अब दूसरी बार तो कभी नहीं पढ़ाऊंगी किसी से भी। ये भी तो एक माइंड में रहती है ना चीजें कि मेरी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं जी। और मैं तो यही चाहती थी कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो। ये तो इस कारण से आप सब चीजें याद कर लेते थे? हाँ। कितना परसेंटेज स्कोर करते थे आप पढ़ाई में? परसेंटेज तो मेरा इतना मतलब 12th तक तो इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद वाले ही अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे उसके बाद तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलने लगी ना जी। तो उसके बाद का 60 से अबव होता था, इससे पहले तो कम ही होता था। फिर भी आप एग्जाम पास हो जाते थे, ये भी तो? हाँ, एग्जाम तो पास हो ही जाती थी। एग्जाम तो मतलब यूँ मेरी क्लास में लगता था कोई, मतलब कभी कभी क्लास टीचर ऐसे भी होते थे ना कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी क्लास का रिजल्ट बिगाड़ सकती है ऐसा, तो मेरी वजह से कभी उनका रिजल्ट नहीं बिगड़ा। मतलब बहुत लोग फेल हो जाते थे, मैं कभी आज तक फेल नहीं हुई। फिर आपने जैसे साइंस स्ट्रीम लेने का सोचा है, तो वैसे साइंस में तो बायो लिया था आपने? फिर नहीं, मैंने तो 12th आर्ट से ही किया और मेरा मतलब ग्रेजुएशन भी सारा जो है MA वगैरह सब कुछ आर्ट से ही है। बट उसमें क्या हुआ, 12th जैसे मैंने पास करी ना तभी मेरी एक इच्छा हुआ करती थी, मतलब मैं जब छोटी थी ना तब से ही मेरी एक इच्छा थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं, मेरे मम्मी और मेरा भैया बीमार हुए थे एक बार, है ना जी। तभी मेरे घर पे डॉक्टर आते थे, एक डॉक्टर थे वो आते थे, उनको देख के मुझे ऐसा ही लगता था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। और वो डॉक्टर ऐसे ही कहा करते थे कि नहीं तुझे दिखता नहीं है तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो, जिसको दिखता है वही डॉक्टर बन सकते हैं ऐसा। तब तो मैं मतलब 5th या 6 ऐसा कुछ पढ़ती थी जी। तब की बात, तब से मेरे माइंड में फिक्स थी ये बात कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उन्होंने ना कहा इसलिए आपको बनना जरूरी है अभी। हाँ। ये बहुत अच्छे। तो फिर हुआ क्या कि जैसे 12th मैंने पढ़ ली, उसके बाद मैंने पापा को बोला था कि मुझे कंप्यूटर तो सिखा देना, है ना। तो एक मतलब कोई ट्रस्ट वाले कंप्यूटर सिखाने के लिए ऐसे आए थे वहाँ पे हमारे आसपुर में, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर का एडमिशन कराने पापा गए थे कि भाई वो सीख लेगी, और मैंने कहा कि मुझे भी उनसे पूछ के आना कि मुझे दिखता नहीं है तो आप सिखा सकते हो क्या है क्या नहीं ऐसा। तो पापा वहाँ जाके उसका तो एडमिशन करा है और मेरे लिए पूछा उन्होंने, तो वहाँ पे कोई भैया थे, उन्होंने बताया कि हाँ अहमदाबाद में ब्लाइंड की स्कूल है, ये है वो है, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया उन्होंने। तो पापा आके बताने लगे, बताया और मैंने कहा कि हाँ देख के आ जाओ वहाँ पे कैसा है, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर रखा था मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे वहाँ पे मुझे कितना भी मतलब
संघर्ष करना पड़े मैं कर ही लूंगी। ये तो वहाँ पे पापा देखने गए, फिर उनको अच्छा लगा। कुछ हॉस्टल वगैरह दूर थी, वो समझ में नहीं आई। वो बोले कि हाँ मैं इसको दिखाऊंगा, फिर देख लेंगे, इसको समझ में आएगा तो। बाकी उनको समझ में आया तो फिर वो लेके गए 1 हफ्ते बाद कि हाँ तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो पहले ही सोचा था कि मुझे तो कुछ भी करना ही है, कुछ भी करूंगी मैं ऐसा। तो मैंने हर चीजें हाँ कर दी वहाँ पे जाके। अच्छा। हॉस्टल दूर था, जहाँ पे ये वस्त्रापुर में है ना अंधजन मंडल जी, अहमदाबाद में जी, तो वहां से हॉस्टल दूर था 1.5 किलोमीटर ऐसा समथिंग। वहां से कोई ऑटो की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैदल ही आना जाना पड़ता था। ओके। तब भी मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे बाद में। इतनी जज्बा थी आपके अंदर? हाँ। और उसमें भी क्या था कि मतलब 1 किलोमीटर तो पूरा ही जंगल था। पूरा ही वहाँ पे गाय भैंस ऐसे ऐसे आया करती थी जी। और फिर जो आधा किलोमीटर था वो हाईवे था। मैंने कहा कुछ नहीं, देख लेंगे। देख लिया, हो गया। वहाँ पे रहते रहते मुझे समझ में आया कि हाँ फिजियोथेरापी का कोर्स है, एक पैरामेडिकल है, और इसमें हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो बस था ही क्या, मेरी इच्छा ही पूरी हो गई। वेरी नाइस। लेकिन कामाक्षी जी, आप जितनी आसानी से बता रहे हैं उतना आसानी तो नहीं है वो पढ़ाई करना, और 1-1.5 किलोमीटर की दूरी को हर दिन पैदल करके जाना आना। चैलेंजेस तो आए होंगे आपको? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। वो तो आए थे ना, बहुत ज्यादा ही। तो फिर क्या चैलेंजेस होते थे, कैसे फेस किया आपने? मतलब रास्ते में कोई कभी गाय आ जाती, कभी भैंस आ जाती, फिर कभी ऐसा होता था कि हाँ कभी तो फ्रेंड्स जाने के लिए मिल जाती थी साथ में। फिर कभी एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं हमेशा फ्रेंड्स के साथ जाती थी, वहाँ से जो गर्ल्स जाती थी ना उनके साथ मैं जाया करती थी। मतलब हॉस्टल से अंधजन मंडल जो गर्ल्स जाया करती थी ना, मैं उनके साथ जाया करती थी। एक दिन हॉस्टल की जो मैम थी ना, उसने क्या किया कि उनको सबको बोल दिया कि तुम चले जाओ, इसको जाना होगा तो जाएगी ये, नहीं तो नहीं जाएगी, अगर ये नहीं जाएगी तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। मतलब आपको अकेले इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया? हाँ पता नहीं, कुछ ऐसा ही होगा। मैंने तो कुछ सोचा नहीं, बट मैं तो डर चुकी थी उस समय, बहुत डर गई थी। अच्छा। कि अब मैं जाऊं कैसे ऐसा करके। फिर भी वो मैम बोलती कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ऐसा करके। फिर मैंने हॉस्टल वार्डन भी ब्लाइंड थी? नहीं, वो कोई ब्लाइंड नहीं थी। अच्छा, वो साइटेड है। तो मैंने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने उनको कहा मेरे पापा से बात करा दो एक बार। फिर कुछ हुआ तो मेरे ऊपर नहीं आए, क्योंकि मेरे पापा मतलब यूँ अभी भी ऐसा है कि कुछ भी होना नहीं चाहिए, कांटा भी चुभना नहीं चाहिए। आज भी ये है। तो मैंने कहा पापा से बात करा दो, मैं जा रही हूँ अकेली जी। करा दी उन्होंने बात। चली गई मैं, वहाँ निकल गई, पहुँच गई। मतलब मुझे ऐसा लगा, अंदर से तो डरी हुई थी बट बाहर तो दिखाना नहीं था, क्योंकि जंगल था, वहाँ पे तो कोई भी आ भी सकता है ना जी। ऐसा था। पहुँच गई बस। उसके बाद से तो मैं अकेली जाया करती थी, क्योंकि हर दिन जाने की रास्ता है तो आपको समझ में आ गया था कहाँ पे कितना मोड़ना है ये सब। हाँ, वो तो स्टिक लेके चल रही थी ना जी। तो और वैसे भी जाती थी रोज, तो मुझे पता ही था ये। तो जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे भी सभी ब्लाइंड ही होते थे? हाँ, वहाँ पे भी सभी ब्लाइंड थे। तो कंप्यूटर कोर्स करके फिर उसके बाद आपको पता चला कि ये फिजियोथेरेपी का भी कोर्स होता है? उसमें क्या, मैंने 1 साल में क्या किया, 2008 और 9 में है ना, जैसे जुलाई से एडमिशन किया था 2008-9 में। तो वहाँ पे मैंने ब्रेल सीखा फर्स्ट टाइम। वाह। मुझे कभी ब्रेल सिर्फ नाम पता था, ब्रेल क्या होती है वो नहीं पता था। मैंने सीखा और फिर मैंने वहाँ पे कंप्यूटर सीखा, फिर बस और क्या सीखा, और नहीं आइडिया मैंने क्या सीखा। जी। और बोलिए। बस मैंने वहाँ पे ऐसे पता लगाया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या करना है। अच्छा। हाँ, बस यही किया वहाँ पे मैंने, 1 साल में यही किया।
अच्छा, यूजुअली जो दृष्टिबाधित होते हैं उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की ट्रेनिंग्स होते हैं, आपने वो चीजें भी की? हाँ हाँ, वहाँ से वो भी सीखा मैंने। वो अंध विद्यालय से या फिर वो कोचिंग सेंटर से? नहीं, अंध विद्यालय से। जहाँ पे हॉस्टल में रहते थे आप? नहीं, जहाँ पे मैं स्कूल में वहाँ जाती थी ना, हाँ, कंप्यूटर कोर्स करने वस्त्रापुर में जाती थी ना, अंधजन मंडल जो है ना, ओके, वहाँ से ये सीखा था मैंने। तो उसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर सिखाया और ब्रेल सिखाया, बाकी और कुछ नहीं सिखाया? हाँ, मुझे मतलब ऐसे ये क्या मोबिलिटी भी सिखाया ना। मोबिलिटी में क्या क्या सिखाया? मोबिलिटी में सिर्फ हमें स्टिक पकड़ के चलना, और तो कुछ नहीं। तो फिर जब आप घर में रहते थे तब आप कभी भी अकेले नहीं जाते थे कहीं पे भी? नहीं, मैं तो अभी भी नहीं जाती इसमें। वो तो मैं वहाँ रहती थी ना, तब तक ही जाती थी, जब तक मैं मतलब 2012 तक हॉस्टल में रही हूँ। जैसे मेरा 9 में ये खत्म हो गया, फिर 9 से मैंने यहाँ पे ऐसा, जहाँ मैं अंधजन मंडल में थी ना, वहाँ पे जैसे ये किया मैंने। अंधजन मंडल से मैंने फिजियोथेरापी करने का सोचा ना, तो मेरा 12th में परसेंटेज कम था, इनको ज्यादा चाहिए था। अच्छा, फिर मैं यहाँ से तो कर नहीं सकती थी, इन्होंने परसेंटेज बेस पे लेना, मतलब ऐसा था इनका। तो फिर एक और नवरंगपुरा में है, वहाँ पे इंटरव्यू से लेते थे जी, तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। तो फिर वहाँ पे हुआ? हाँ, वहाँ पे हुआ। तो मैंने 2012 तक वहाँ से मैंने 3 साल का डिप्लोमा करा फिजियोथेरापी में जी। वेरी नाइस। वहाँ पे भी ऐसा ही था, ये यहाँ पे तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था हॉस्टल, वहाँ पे तो मतलब 5-6 किलोमीटर होगा, हमें सिटी बस पे जाना होता था। तो कामाक्षी जी, ये फिजियोथेरेपी का जब कोर्स किया आपने, इसमें भी होता है ना कि बहुत सारे मशीन का इस्तेमाल करते हैं और हीट का भी होता है, अलग अलग तरीके की चीजें। हाँ, बिल्कुल। सेफ्टी का मैं इंश्योर करते थे कि उससे आपको फिर हार्म ना हो, और कौन सी चीज क्या है, कैसा है, कैसे समझते थे ऑपरेट करना, ये सब? तो उसमें भी क्या होता था पता है क्या, जैसे हम कोई मशीन्स है, हीट की मशीन है या फिर कोई वाइब्रेशन की मशीन है, इसमें बहुत सारी मशीनें होती है ना, फिजियोथेरापी में भी। तो इसमें होता था कि जैसे हम किसी बटन को प्रेस किए ना, तो उसमें ऐसे टुक टुक ऐसा करके बजता है। तो उस चीज से सारी चीजें उससे पता चल जाता था, टाइम वगैरह सेट कर देते थे। कितनी बटन है वो हम उंगली से गिन के रखते थे, कौन सी मशीन में कितनी बटन है, कौन से नंबर पे कौन सी है, कौन से नंबर पे कौन सी है। जैसे टाइम की होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी है, या फिर 2 पोल है, 4 पोल है, जो भी है, कौन सा स्टार्ट है, कौन सा स्टॉप है, ऑफ है, ऑन है, कहाँ पे हमें प्लग इन करना है, कहाँ पे केबल लगाना है, हर चीज। ये सारी चीजें मतलब वो तो एक बार जैसे देखते हैं ना, मशीन को पाल्पेट करते हैं ना, वैसे पता लग जाती है एक बार ही अगर कोई बताएगा तो। ऐसा है। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं? हाँ। कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ आपके साथ ये चीजों को ऑपरेट करते हुए, कभी किसी पेशेंट के साथ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो हर चीज केयरफुली करती हूँ। देखो, आज तक तो हर चीज केयरफुली करती हूँ, तो ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, ना ही पेशेंट के साथ, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। वेरी नाइस। जो फिजियोथेरेपी है, आपने उसको ब्रेल में पढ़ा या फिर ऐसे रिकॉर्डिंग लेकर के पढ़ते थे? रिकॉर्डिंग से पढ़ा है। अच्छा, तो फिर ये रिकॉर्डिंग्स कौन करके देते थे आपको? जैसे हमारी क्लास में लेक्चर्स हुआ करते थे ना, तो उसको रिकॉर्ड कर देते थे जी। रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव वगैरह आती है ना, उससे रिकॉर्ड कर लेते थे। ओके, क्लासेस को ही रिकॉर्ड कर लेते थे कॉलेज? हाँ, पूरा, हाँ, कॉलेज में पूरा क्लास को ही रिकॉर्ड एक कोई भी कर लेता था, फिर उसको एडिट करके और सबको दे देते थे। क्लास में जितने स्टूडेंट थे ना, उन सबको दे देते। फिर उससे आप पढ़ते थे? थियरी तो ऐसे करते थे, और प्रैक्टिकल तो जो प्रैक्टिकल होता था वो तो खुद ही खुद सिखाते थे ना, जो आते थे डॉक्टर्स लेक्चर लेने के लिए जी, हाथ पकड़ के ही सिखाते थे, सबको सिखाते थे जी। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। तो जैसे आप सोचते थे कि पूरी दुनिया में आप अकेली लड़की है जो ब्लाइंड है, जब आप
अंधविद्यालय गए तो उस समय आपने क्या क्या महसूस किया? शॉक तो हो गई फर्स्ट टाइम तो। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं क्या, अब मैं पहले से ही बहुत ज्यादा भावुक हूँ। हाँ सच में। अच्छा। तो फिर मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हूँ, ऐसा है वैसा है, इनके साथ ऐसा है वैसा है, मैं तो फिर भी बहुत अच्छी हूँ, ये सोच के जी। थोड़े दिन ऐसा लगा। मतलब मुझे वहाँ पे एडजस्ट होने में भी टाइम तो लगा, क्योंकि समझ में नहीं आता था ना, मैं बहुत ज्यादा भावुक इंसान हूँ इसके लिए। मुझे जल्दी से समझ में नहीं आती कोई चीजें। जी, मतलब आप इमोशनल हो जाते थे? हाँ मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। ओके। ये फिर वहाँ पे कितने फ्रेंड्स को बनाया आपने? ब्लाइंड ब्लाइंड में तो हाँ एक, जैसे मैं वहाँ वस्त्रापुर में थी तब सिर्फ एक गर्ल्स थी मेरी फ्रेंड। अच्छा। बस एक ही थी। और हॉस्टल में तो वो ब्लाइंड नहीं थी, हॉस्टल में जो फ्रेंड थी मेरी वो मतलब ऐसे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप थी। अच्छा। वो उसमें से भी एक दो थी। मैं सबसे बात कर लेती थी, जो मेरे से अच्छे से बात कर लेता मैं उन सबसे कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उससे बात नहीं करूँ उससे नहीं करूँ, ऐसा कभी नहीं रहा मेरा। बस बहुत ज्यादा कोई ज्यादा ही अच्छा नहीं है उसके साथ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इससे बात क्यों करनी पड़ती है। बाकी तो मैं सबसे बात कर लेती, मैं आज भी ऐसे ही करती, सबसे बात कर लेती। जी, वेरी नाइस। और जैसे मैं फिजियोथेरापी करने गई तभी मेरा एक लड़का था, वो बहुत अच्छा दोस्त था। वो इसलिए मेरा इतना अच्छा दोस्त था क्योंकि वो मेरी मतलब स्टडी में बहुत अच्छे से हेल्प करता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और उसको इंग्लिश आती थी। वो मुझे सारी चीजें, जो फर्स्ट ईयर था ना मेरा, उसमें सारी चीजें उसने मुझे ट्रांसलेट कर करके बताई कि हाँ मैं फर्स्ट ईयर में सिखा देता हूँ, फिर बाद में आगे तुम पढ़ते रहना। ऐसा पूरा मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा ही सिलेबस मुझे उसने ट्रांसलेट करके बताया। क्या बात है। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ सच में अच्छा दोस्त तो वही होगा ना, जैसे हमको आगे बढ़ने में अगर कोई हेल्प कर रहा है। जी सही बात। बाकी तो सब ठीक ही है ना। अपने को अच्छा देख के तो हर कोई अपने पास आएगा ही आएगा। मेरा मतलब सोचना ये है। सही है। तो आप जब नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते थे फिजियोथेरेपी, वहाँ पर कॉलेज में कैसा व्यवहार रहता था आपके साथ? नहीं, फिजियोथेरापी मैंने ब्लाइंड के साथ ही करी है ना। अच्छा। हाँ ब्लाइंड के साथ ही करी है, तो वहाँ पे भी तो व्यवहार तो अलग ही होता था। इग्नोर तो ज्यादा ही करते हैं ना लोग, वैसे भी लड़की हूँ। अब मतलब लोग क्या सोचते हैं, लड़की है तो हाँ ठीक है सबके साथ दोस्ती रखे, ये रखे वो रखे। लेकिन मेरा तो मतलब मेरा अभी भी यही है कि मेरा मतलब मैं चाहती क्या हूँ, मुझे वो पाना है। मैं कहाँ पे हूँ मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, मेरे सराउंडिंग कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता है, मेरा लक्ष्य क्या है मेरे लिए वो मैटर करता है। मुझे हर बार वही दिखता है, तो मेरे लिए वहाँ पे भी वही था कि मैं यहाँ से कुछ अच्छे परसेंट से मैं निकलूँ यहाँ से, ऐसा। क्योंकि एंजॉय वगैरह तो हम लाइफ में वैसे भी करना ही है हमें आगे जाके। एक बार अगर हमारा फ्यूचर बन गया उसके बाद तो क्या है ना। जी मैं यही सोचती थी, वहाँ पे भी ये था। तो वो चीजें ना दूसरे स्टूडेंट को पसंद नहीं आती थी। तो वहाँ पे भी लोग थोड़ा इग्नोर तो करते ही थे, और मैं टोटली ब्लाइंड भी हूँ जी, तो फिर उससे भी एक फर्क पड़ता है ना। बाकी ज्यादा लोग पार्शली थे, मतलब लो विजन होते ना, ज्यादा लोग वो थे जी। अच्छा कामाक्षी जी, फिर एग्जाम्स वगैरह लिखने के लिए आपको आसानी से लोग मिल जाते थे? जो एग्जाम लिखने के लिए आपको कोई और चाहिए होता है? हाँ, तो उसमें क्या होता था, एग्जाम लिखने के लिए तो हमें क्या करना होता है कि हम 10 लोगों को पूछना पड़ता है कि आप लिखोगे हमारा एग्जाम, आप लिखोगे हमारा एग्जाम, ऐसा जी। तो फिर 10 में से कोई एक एग्री होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक एग्री होके भी एंड मोमेंट पे फिर वो ना के देता है कि नहीं हमारा ये है वो है, प्रॉब्लम्स आ गई है। फिर ऐसा भी हुआ है। फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, अभी भी जो मेरे फ्रेंड है ना वो बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कोई मतलब एंड टाइम पे भी मना कर देना कि हम कर सकते ये काम, तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ, तो उस समय भी किसी ना किसी को तैयार कर ही लेते।
ऐसा है। कुल मिला के आपको जीवन में अच्छे दोस्त मिले और सब चीजें अच्छे चले गए। हाँ, मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले। जी, तो आपके जो रिश्तेदार है, कजिन्स है, वो आपको मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, उसमें भी मतलब एक मेरी कजिन थी, जैसे मैं 8th में पढ़ती थी ना, 9th में फिर हमें सब्जेक्ट चॉइस करना होता था, शायद नहीं चॉइस नहीं करना होता था, जैसे फर्स्ट और सेकंड ऐसे हिंदी हिस्ट्री ऐसी हुआ करती थी ना। तो मैं 8th में पढ़ती थी, उसके बाद वो 9th में थी, मेरी एक कजिन थी वो 9th में थी। तो मैंने ऐसा पूछा उसको कि भाई कैसे क्या होता है, तू मुझे पहले से बता दे तो मैं प्रिपेयर रहूंगी कि मुझे कैसे क्या करना है ना। तो वो बोलती है कि तू आगे पढ़ना ही मत, तुझे तो समझ में ही नहीं आई कि चीज है। अच्छा। हाँ, तो तभी फिर से मेरे दिमाग में एक और चीज लगी कि यार मेरे समझ में नहीं आएगी, ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या यूँ। तो एक बार उसने ऐसा किया, और बाकी तो कैसे कि मैं 12th तक पढ़ती थी, तब तक तो मतलब रिलेटिव्स वगैरह सब लोग ऐसे इग्नोर ही किया करते थे मम्मी को, मतलब हमेशा ऐसे, अरे तुम्हारी बेटी को दिखता नहीं, तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, लड़का होता तो सही रहता। हाँ, लड़का होता तो सही रहता, लड़की है, पूरी जिंदगी आप तो नहीं जियोगे, इसका क्या होगा, मतलब ऐसे उसको डिमोटिवेट करते थे मम्मी को, और वो भी मेरे सामने ऐसे, मतलब हर एक रिलेटिव वगैरह। उसमें कोई भी, बस एक दो कोई ऐसे थे जो मतलब मैं 12th तक पढ़ती थी तब तक थोड़ा अच्छे से बिहेव करते थे मेरे साथ, बाकी कोई नहीं करता था। बस मेरी बहन और मेरी फ्रेंड और मेरे पापा मम्मी तो मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किए। पापा तो मेरे इतने, मतलब क्या कहूँ, उनके लिए कम है यूँ किसी भी चीज के लिए। मम्मी तो एक बार मतलब ऐसे हो जाती है कि नहीं लड़की है, कहाँ इसको भेजन, कहाँ कराए, ऐसे मम्मी तो रोने भी लग जाती थी। पहले करती थी ऐसा, अभी तो कुछ नहीं। बट पापा तो मेरे पहले भी कभी कमजोर नहीं हुए मुझे लेके, और आज भी मेरे पापा कभी कमजोर नहीं हुए मुझे, मतलब मुझे सोच के। पापा तो मेरे आज भी यही कहते हैं कि ये तो कहीं पे भी जो भी करना चाहिए इसको करा दो, वो कर ही लेगी ऐसा ये। और उसमें भी क्या होता, फिर उसके बाद जब मैं फिजियोथेरापी मैंने कर ली ना जी, उसके बाद फिर सब लोगों का मतलब यूँ कि ये तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, बहुत कुछ कर सकती है। सबके दिमाग चेंज हो गए, सबकी बातें बदल गई मेरे लिए। मतलब जैसे वो बचपन में हमें कहानी सुनाते हैं, बहुत सारे मेंढक थे, वो कंपटीशन में भाग ले रहे थे। हाँ। और एक मेंढक जीत गई पहाड़ चढ़ने में, बाकी सब गिर गए थे। जब हाँ। पूछा तो कहते हैं कि मैंने सुना ही नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं। मैं बस आगे बढ़ता गया और मैं जीत गया। हाँ, सही है। कुछ ऐसा ही। हाँ। अगर आपने कुछ सुना ही तो भी उसको भी आपने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपकी मम्मी को एक कंसर्न था कि एक लड़की है, बाहर जाएगी, कैसे रहेगी, ये सभी चीजें, तो पेरेंट्स को ये रहना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, हाँ। उनको होना भी है, तभी फिर उसका प्यार और केयरिंग रहता है। तो ऐसे में आप एक दृष्टिबाधित होते हुए अपनी सेफ्टी और ये सब चीजें कैसे इंश्योर करते थे? क्योंकि आजकल दुनिया में हम देखते हैं, बाहर कोई भी लड़की जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे रोड साइड होते हैं लोग ताने मारने में, या फिर बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं। तो आपने कभी ऐसी चीजें फेस नहीं की, या फिर आप कैसे में अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते थे? मैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा करती थी। जैसे मैं कॉलेज में थी ना, फिजियोथेरापी कर रही थी, तब भी जैसे वो मेरा फ्रेंड है, ऐसा मैं जो बता रही हूँ आपको, वो मेरा भाई, आप मेरा भाई भी समझ सकते हो उसको। वो मेरी बहुत केयर करता था, मतलब कॉलेज में भी। मुझे कभी इस बात की कभी तकलीफ नहीं आई कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं 3 साल तक कॉलेज में रही जी, कभी मेरे तक कोई ऐसी बात नहीं आई। सारी बातों को वही मतलब निपट लेता था, मेरे तक बात ही नहीं पहुंचती थी, और मेरे तक तो कोई पहुंचने की हिम्मत ही नहीं थी। जी, और वो भी ब्लाइंड था जो आपको मदद करते थे? हाँ, वो मतलब लो विजन था, है अभी भी, बट वो लो विजन है ना। तो मतलब
वो मतलब उसकी वजह से मुझे कॉलेज में भी कोई आश नहीं आई, क्योंकि अब ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता, कि दिखने में अच्छी हूँ मैं, खूबसूरत हूँ, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे तो इतना नहीं आइडिया इस बात का। तो जो भी देखता था सबसे पहले नजर तो मुझ पे ही रहती थी। ये सारी चीजें जब हमारा कॉलेज खत्म हो गया ना जी, उसके बाद मुझे उसने बताई, जो मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा भी होता था कॉलेज में तुम्हें लेके। मैंने कहा ठीक है ना, हुआ होगा, अभी क्या करना है। वेरी नाइस। और उसके बाद भी मतलब अभी भी ये सारी चीजें तो चलती है ना जी, बट मैं किसी को मेरी इन सारी चीजों को लेके मेरे ऊपर हावी नहीं होने देती किसी को। कोई मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लोगों को जवाब दे देती हूँ अगर कोई मुझे सामने आके बोले, और पीछे तो देखो क्या कहें, ऐसा है। पीछे कोई कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है। बस मैं अपना उस तरीके से ध्यान रखती हूँ कि कभी मेरे ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए किसी भी बात को लेके। जी, ये है, बहुत अच्छी बात है। तो एक अच्छी बात है मुझ में जी, कि मैं अभी भी मतलब कोई इंसान मेरे सामने आके कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता है। जी, बहुत अच्छा है। तो कामाक्षी जी, जैसे और भी साथी आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए, खास करके वीआई गर्ल, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगी कि बस कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना है। मतलब बहुत ज्यादा लोग हाँ हम आपकी हेल्प करते हैं, हेल्प करेंगे, ये है वो है, ऐसा बोल बोल के फिर मतलब ऐसा करते हैं ना कि हाँ हम कर देंगे, फिर वो उनका स्वार्थ उसमें देखते हैं कि हाँ ये लड़की है हमारे काम आ जाएगी, ऐसी सोच रहती है जी, है ना। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है, मैं ये कहना चाहूंगी। और हमेशा स्ट्रांग ही रहना है, बाहर किसी को नहीं दिखाना है कि हम अंदर से कितने कमजोर हैं। और हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी हिम्मत से ही रहना है ना। जी, जी। तो आप कभी किसी को मदद करना ये सब भी करते हैं? जैसे अभी आपको तो पता चला दुनिया में आप जैसे बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी मदद करते रहते हैं, कोई आपके साथ आते हैं तो? हाँ मैं कर लेती हूँ ना मदद। जैसे मतलब एक और मतलब हमारे जैन समाज की एक लड़की है, वो मतलब घर में ही मतलब रहती थी कि 12th हो गया उसका, उसके बाद उसकी मम्मी उसको नहीं भेज रही थी, जैसे मेरी मम्मी जैसे उसकी मम्मी थी, है ना। तो वो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी जी। तो मैंने उसके लिए पूरे मतलब 2-3 महीने तक कॉल कर करके मतलब बात करके फिर मैंने कहा पढ़ा दो इसको जी। ऐसे करके मोटिवेट किया उनको। फिर अभी वो भी फिजियोथेरापी कर रही है जहाँ से मैंने करा है। अच्छा। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब कोई मुझे ऐसा लगे कि हाँ इसको जरूरत है तो मैं कर देती हूँ हेल्प। और मेरे क्लिनिक में भी जैसे क्या है, कोई अगर गरीब भी आता है ना, मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी फीस एफर्ट नहीं कर पाएगा, मैं उसको फ्री में ही ट्रीटमेंट करके देती हूँ, मैं पैसा नहीं लेती हूँ उनसे। बहुत अच्छी बात है। तो जब ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आते हैं, उनको तो पहले पता नहीं रहता है कि आप ब्लाइंड है, तो फिर जब वो आके देखते हैं, मिलते हैं, फिर उसके बाद उसको वो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, आपसे विश्वास करते हैं, या फिर वो भी डाउट करके चले जाते हैं वापस? कुछ लोग मतलब जैसे मैं बता सकती हूँ कि 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ये क्या करेंगे ऐसा, बट 8 लोग, बहुत लोगों को तो वैसे पता ही नहीं चलता है, तीसरे चौथे दिन ही पता चलता है कि मैं ब्लाइंड हूँ। इतना मेंटेन कर लेते हैं आप? हाँ, तब तक तो रिकवरी मिल चुकी होती है ना जी, तो ऑटोमेटिक भरोसा हो जाएगा ना उनको। और कुछ लोग दुनिया में थोड़े से ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं ना, हर फील्ड में हर जगह तो मिलते ही है ना। 1-2 लोग ऐसे होते हैं, उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे ये। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रीटमेंट दे चुकी होती हूँ, उसके बाद उनको मैं खुद बताती हूँ कि मुझे कम दिखता है। अच्छा। वैसे पूरा दिखता नहीं है, लेकिन आप बोलते कम दिखता है। हाँ ऐसे ही बोलना पड़ता है ना, बाहर की दुनिया में तो कम दिखता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। लड़की हूँ, अगर मुझे पूरा दिखता नहीं है ऐसा, तो अब किसी के मन में कोई नहीं गया होता है कभी भी, तो उसमें ऐसा हो सकता है ना जी कि मेरा लॉस, और मैं कहीं पे भी मेरा लॉस नहीं चाहती हूँ। वेरी गुड इंस्पिरेशन कामाक्षी, आपकी बातों में और आपकी जो जज्बा है खुद के प्रति,
खुद को संभालने में और खुद की सेफ्टी में, ये सिर्फ ब्लाइंड है इसलिए नहीं, लेकिन एक्साइटेड लड़कियों में भी बहुत कम होते हैं इस प्रकार से अपनी सेफ्टी रख पाने में। लेकिन अब आपका जो जज्बा है वो हर एक के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपका जो आत्मविश्वास है जो अभी तक आपको चलाया है और आगे भी आपको चलाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। थैंक यू। तो अंत में जाते जाते जो श्रोता हमको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? बस हर एक ब्लाइंड गर्ल्स को मैं यही कहूंगी कि बस हिम्मत ना हारे, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी मुसीबत हो, कि हाँ हम करेंगे, हो जाएगा हमसे जी। ये बात अगर दिमाग में रहेगी ना जी, तो हर एक मुश्किल बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। और ऐसा नहीं किसी चीज को मतलब ऐसा दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी होती है हमें वो चीज मिलाने के लिए, ऐसा कहते हैं ना। बस ये बात बहुत मतलब मेरे लिए सक्सेस हुई है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। जी। तो कामाक्षी जी, आपने म्यूजिक वगैरह भी सीखा है? नहीं, म्यूजिक मैंने सीखा, मेरी इच्छाएं हैं, मैंने सीखा नहीं अब तक तो। थैंक यू सो मच। आज मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने जीवन की उन पहलुओं के बारे में हमारे साथ साझा किया और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपने सुनाई कि कैसे आपने अपने जीवन की हर एक सिचुएशन को बहुत आसानी से फेस किया और अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। दोस्तों, हम यहीं पर विदाई लेते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।